तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी को। किताब का नाम है द राइट वे, यानी कि राइट ब्रदर्स के 7 प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रिंसिपल, जिसे लिखा है मार्क एपलर ने। तो आइए जानते हैं इस किताब के बारे में। अपने आप को 1903 यानी कि 1903 में कल्पना कीजिए, जहां कोई एयरप्लेन, स्मार्टफोन, इंटरनेट नहीं था। कैसे साइकिल बनाने वाले 2 भाई जो एक ईसाई बिशप के बेटे थे, उन्होंने वो चीज कर डाली जो उस टाइम तक कोई नहीं कर पाया। कैसे 17 दिसंबर 1903 का वो इम्पोर्टेंट दिन, जिस दिन राइट ब्रदर्स ने उड़ान भरी, आखिरकार कैसे वो एक इंसान को उड़ाने में सफल हुए। तो इस किताब में आप राइट ब्रदर्स के बारे में जानेंगे, उनकी पूरी जर्नी के बारे में जानेंगे। आप जानेंगे कि कैसे वो दोनों इतिहास में पहली बार किसी इंसान को उड़ाने में सफल हुए। क्या है उनके सीक्रेट, क्या चीजें उन्हें सबसे अलग बनाती है। तो यहाँ पर आप 7 प्रॉब्लम सॉल्व करने यानी कि 7 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे जो राइट ब्रदर्स ने अप्लाई किए थे। तो ये सारे प्रिंसिपल्स आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपके काम आएंगे, चाहे वो प्रॉब्लम आपकी पर्सनल लाइफ की हो, काम की हो, स्कूल की हो, बिजनेस की हो, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। तो राइट ब्रदर्स बस एक छोटे से शहर के लोग थे। वो दोनों हाई स्कूल की पढ़ाई भी खत्म नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन हासिल किया। और ये सब कुछ राइट ब्रदर्स ने किया था उन 7 प्रिंसिपल्स की मदद से। तो अब समय है कि आप भी उन 7 प्रिंसिपल्स के बारे में जानें। तो सबसे पहले है द इवेंट ऑफ सेंचुरी। तो 8 दिसंबर 1903 यानी कि 1903 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने एडिटोरियल में लिखा कि इंसान को लेकर के उड़ने वाला एयरप्लेन बनाने में इंजीनियर्स को कम से कम 10 लाख साल लगेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद डेटॉन, ओहायो के रहने वाले 2 भाइयों ने ये करके दिखाया। कैरोलिना के किल डेविल्स हिल में उन्होंने अपने हवाई जहाज के साथ उड़ान भरी। बड़े भाई प्लेन में सवार थे और छोटा भाई रनवे पर खड़ा होकर इस उड़ान पर नजर रख रहा था। ये 17 दिसंबर 1903 था। राइट ब्रदर्स ने उस सुबह 4 बार कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। उन्हें हेल्प मिल रही थी उनके अनोखे ग्राउंड क्रू से। इंसान के हवाई जहाज में पहली उड़ान को देखने के लिए वहाँ पर मौजूद थे एक लकड़ी का व्यापारी, 3 सर्फमैन और एक 17 साल का लड़का। राइट ब्रदर्स जो कर रहे थे उसे लेकर के वो सब बहुत एक्साइटेड थे। अपने 5वें प्रयास में विल्बर और ऑरवेल अपनी पहली उड़ान भरने में सफल हुए। उन 3 सर्फमैन में से एक जॉन डैनियल्स को ऑरवेल ने एक फोटो खींचने के लिए बोला था। ये उस ऐतिहासिक पल का लिया गया एकमात्र फोटो था। इसके बाद सब अपने कैंप में वापस चले गए। उन सबको उड़ान देखने के बाद अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वे पहाड़ों को पार कर गए इस खबर को सबके पास पहुंचाने के लिए। जॉन डैनियल्स को इस बात की चिंता हो रही थी कि उसने ठीक टाइम पर तस्वीर ली थी या नहीं। जाहिर है उसने तस्वीर ली थी। ये तस्वीर इतिहास की सबसे इम्पोर्टेंट तस्वीरों में से एक बन गई। राइट ब्रदर्स को बहुत भूख लग रही थी। उन्होंने कैंप में अच्छी तरह से खाना खाकर के थोड़ा आराम किया। ये लग रहा था कि उनके ग्राउंड क्रू उनसे भी ज्यादा उत्तेजित थे। बाद में एक इंटरव्यू में विल्बर राइट ने बोला कि वो और उनके भाई ने अपनी कल्पना में कई बार उनके बनाए हुए हवाई जहाज में वो कई बार उड़ान भर चुके हैं, इसीलिए ये उन दोनों के लिए बस और एक उड़ान की तरह थी। आगे दूसरा प्रिंसिपल है फॉर्जिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि फॉर्जिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे लोहार तलवार बनाता है। वो एक मेटल को आग में रख के बार बार हथौड़े से पीटता है और मोड़ता है। तो ठीक यही चीज तलवार को मजबूत बनाती है। इसी तरीके से जब भी कोई आइडिया को लेकर के डिबेट की जाए, यानी आग के अंदर रखा जाए, हथौड़े से पीटा जाए, यानी लगातार उसको चैलेंज किया जाए, तो वो आइडिया शक्तिशाली बन जाता है, वो सच के करीब पहुंच जाता है। यही चीज राइट ब्रदर्स ने अपने आइडिया के साथ की थी। जब वे इस पर डिबेट करते हैं तो वे उस उत्तर के, उस आंसर के थोड़ा और करीब पहुंच जाते हैं जिसे वो ढूंढ रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट डिबेट का ही एक रूप है। जब राइट ब्रदर्स किसी आइडिया पर बात करते थे तो ऐसा लगता था कि वो लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे ही वो अपने रास्ते में आने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। ये 1900 के गर्मियों का टाइम है, यानी कि 90s के गर्मियों का टाइम है। राइट ब्रदर्स डेटन, ओहायो में अपनी साइकिल की दुकान में है। वे अपनी दुकान के सारे खिड़की और दरवाजे खोल देते हैं ताकि हवा आए।
पास से गुजरने वाले देख कर के चौंक जाएंगे। राइट ब्रदर्स एक दूसरे पर चीख रहे हैं। पहली बार देखने पर सब सोचेंगे कि वो एक दूसरे पर बहुत गुस्सा है। पास से गुजरने वाले लोग उनके बीच जाकर के उन्हें शांत कराने की कोशिश भी कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि राइट ब्रदर्स बस अपने आप में डिबेट कर रहे हैं। वो बस एक आइडिया के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जिसे लेकर के उन दोनों में अलग विचार हैं। उनके पड़ोसियों को भी ये डिबेट, ये बहस सुनने की आदत हो गई थी। वो बोलते हैं, लड़के फिर से शुरू हो गए, और अनदेखा कर देते हैं। अगर आखिर में उन दोनों के आंसर सेम नहीं होते तो ये डिबेट शाम तक चलती थी। रात को खाना खाने के बाद वे दोनों लिविंग रूम में जाकर बैठते थे और वे लकड़ी से बनी हुई कुर्सी पर बैठना पसंद करते थे। वो हमेशा सीधे होकर के अपने हाथों को गोद में रख के बैठते थे, लेकिन दूसरी तरफ विल्बर स्टफ्ड चेयर पर बैठना पसंद करते थे। विल्बर अपने हाथों को अपने सर के पीछे रख के अपने पैरों को फैला करके आराम से बैठते हैं। कुछ देर के बाद ऑरवेल अचानक से उस आइडिया के बारे में बोलना शुरू कर देते थे जिसके बारे में वो पहले भी बात कर रहे थे। विल्बर अचानक बोलते हैं, नहीं, ये ऐसा नहीं है, और फिर वो डिबेट फिर से शुरू हो जाती है। उनकी आवाज इतनी ज्यादा है कि उनकी आवाज उनके हाउसकीपर के कानों तक पहुंच जाती थी। बूढ़ी हाउसकीपर ये देखने चली आती थी कि वो दोनों कहीं एक दूसरे को मार तो नहीं रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि वो ऐसा नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रिंसिपल की तरफ, जो है टैकल द टायरेंट, द प्रिंसिपल ऑफ वर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। यानी कि टैकल द टायरेंट का मतलब है कि पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। एग्जाम्पल के लिए एक बिजनेस प्रोजेक्ट को ले लेते हैं। टीम पहले आसान प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, छोटी मोटी चीजें सब सही जगह पर है, लेकिन जब वो प्रोजेक्ट को खत्म करने के नजदीक होते हैं फिर जाकर के उनको अचानक पता चलता है कि वो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम को अनदेखा किया था। वो सबसे जरूरी काम को करना तो भूल ही गए। फिर वो टीम उस प्रोजेक्ट को खत्म नहीं कर पाती। अगर आप पहले टायरेंट से छुटकारा पा ले, अगर आप पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेते हैं, फिर बाकी सब चीजें आसान हो जाती है। ये आपको भरोसा दिलाता है कि प्रोजेक्ट सफल होगा। ये उन सिद्धांतों में से एक है जिसे राइट ब्रदर्स ने इस्तेमाल किया था दुनिया के पहले इंसान को लेकर के उड़ने वाला हवाई जहाज बनाने में। बच्चों की कहानी है जिसका नाम है द 3 बिली गॉड्स ग्राफ। एक समय की बात है, कुछ बकरे थे जो एक नदी के उस पार जाना चाह रहे थे। वो बहुत खुश थे क्योंकि नदी के उस पार बहुत सारी हरी घास थी। उस पार जाने का एक ही रास्ता था, जो था एक पुराना लकड़ी का पुल। पुल के नीचे पानी का बहाव बहुत ज्यादा था। पुल के नीचे एक बहुत बड़ा जानवर रहता था जो कि उस पुल से गुजरने वाले सभी को खाने की कोशिश करता था। छोटी सी लड़की जो ये कहानी सुन रही थी, उसने अपनी दादी से पूछा, बकरियां कोई दूसरे रास्ते से क्यों नहीं गई? दादी ने कहा, हो सकता है उन सब ने कोशिश की हो, लेकिन आज हो या कल उन्हें उस बड़े जानवर का सामना करना ही था, यानी उन्हें टायरेंट का सामना करना ही था। 1901 यानी कि 1901 में विल्बर राइट को इनके मेंटोर ऑक्टेव स्न्यूट ने वेस्टर्न सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स के सामने अपनी बात रखने के लिए इनवाइट किया। जब स्न्यूट ने विल्बर का परिचय करवाया तो उन्होंने हवाई जहाज के भारी होने की वजह से जो प्रॉब्लम हो रहे थे उनके बारे में बताया। स्न्यूट ने बोला कि असली प्रॉब्लम है एक सही पावर प्लांट, मतलब हवाई जहाज का मोटर। उन्होंने बताया कि विल्बर भी ये मानते हैं। विल्बर ये सुनकर के चौंक गए। उनको नहीं लगता था कि यहाँ पर मोटर टायरेंट है, यानी कि एक बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन वह अपने मेंटोर को नीचा नहीं दिखाना चाहते थे। तो विल्बर खड़े हुए और अपनी बात सबके सामने खुलकर बोले। राइट ब्रदर्स के लिए हवाई जहाज के मोटर सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि असली प्रॉब्लम थी बैलेंस और कंट्रोल। उन्होंने अपने मन की बात सोसाइटी में सबके सामने रखी। बैलेंस और कंट्रोल को छोड़कर के बाकी सभी प्रॉब्लम छोटी है। राइट ब्रदर्स ने कहा, अगर हम बैलेंस और कंट्रोल की प्रॉब्लम का समाधान कर सके तो हम इतिहास में पहली बार किसी भी इंसान को हवाई जहाज में उड़ाने में सफल होंगे। यही वो चीज थी जिसके ऊपर उन्होंने किल डेविल्स हिल पर विजय हासिल की। वो टायरेंट को हरा करके सफल हुए। अब आगे बात करते हैं चौथे प्रिंसिपल की, जो है फिडलिंग, द प्रिंसिपल ऑफ इनवेट्रेड टिंकरिंग। फिडलिंग और टिंकरिंग लोगों के बॉक्स के साथ खेलने के जैसा है।
आप तब तक उसे जोड़ते और तोड़ते हैं जब तक कि आप अपने मुताबिक कुछ बना न ले। ये राइट ब्रदर्स की खासियत थी। वो मशीनों को खोलकर देखते थे कि वो कैसे काम करती है। वो इसके साथ छेड़छाड़ करते थे और उसे पहले से बेहतर मशीन बना देते थे। विल्बर और ऑरविल के पापा थे बिशप मिल्टन राइट। अक्सर उन्हें काम की वजह से दूर रहना पड़ता था। बिशप की सैलरी कम थी, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए तोहफा जरूर लाते थे। बिशप उन्हें ऐसा कोई खिलौना लाकर देते थे जो बच्चों को उत्सुक करे और उनकी नॉलेज को बढ़ाए। एक दिन जब विल्बर 11 और ऑरविल 7 साल के थे, तो बिशप अपने पीछे छुपा कर के एक खिलौना लाए। दोनों लड़के दरवाजे तक दौड़ कर गए और अपने पापा का वेलकम किया। इससे पहले वो दोनों उस गिफ्ट को पकड़ते, बिशप ने उसे हवा में छोड़ा। वो जमीन पे गिरकर टूटा नहीं, वो कुछ देर तक हवा में उड़ा और फिर धीरे से आकर जमीन पर गिर गया। वो तोहफा था एक खिलौना हवाई जहाज। उसे बनाया था अल्फोंसे पेनुद नाम के एक प्रतिभाशाली फ्रेंचमैन ने। खिलौना हवाई जहाज तो पहले से ही बनाया जाता था, लेकिन अल्फोंसे पेनुद के बनाए गए खिलौने सबसे अलग और शानदार होते थे। उस तरह के दूसरे खिलौने चलते थे धनुष और धागे से, लेकिन पेनुद का मॉडल चलता था 2 प्रोपेलर और एक रबर बैंड से। वो खिलौना हवाई जहाज बहुत ही अच्छे से और आराम से हवा में उड़ता था। राइट ब्रदर्स बहुत एक्साइटेड थे। वे दोनों इसके साथ छेड़छाड़ करते रहे ताकि वो समझ सके कि वो खिलौना काम कैसे करता है। उन्होंने उसे बेहतर बनाने की कोशिश की। उन्होंने उस खिलौने का बड़ा रूप भी बनाया, लेकिन उसको उड़ा नहीं पाए। कुछ साल के बाद वे दोनों वजन और ताकत के बीच के रिश्ते को समझ पाए। राइट ब्रदर्स ने समझा कि अगर किसी मशीन के आकार को 2 गुना किया जाए तो उसकी ताकत को 8 गुना बढ़ाना पड़ता है। जितनी बड़ी मशीन होगी उतनी ज्यादा ताकत की जरूरत चाहिए। ऐसे ही हवा से भारी किसी चीज को उड़ाया जा सकता है। इसी के साथ आगे है 5वां सिद्धांत, माइंड वार्पिंग, द प्रिंसिपल ऑफ रिजिड फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि माइंड वार्पिंग का मतलब है बॉक्स के आइडिया को भूले बिना आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक बॉक्स है, आप इसे माइंड वार्प करते हैं। आप इसे उन सभी शेप और फॉर्म में इमेजिन करते हैं जो पॉसिबल है। असली बॉक्स को सोसाइटी और आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस किया गया था। अगर आप इसे वार्प करते हैं तो आप नई पॉसिबिलिटीज को देखेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी। आप उस प्रॉब्लम के नए सॉल्यूशंस को जानेंगे। तो राइट ब्रदर्स ने इनहेरेंट इंस्टेबिलिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व किया। विल्बर ने 1901 यानी कि 1901 में इसे वेस्टर्न सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स के सामने एक्सप्लेन किया। इमेजिन कीजिए कि आप एक कागज के टुकड़े को पकड़े हुए हैं और उसे लेटरल पोजीशन यानी कि साइड से छोड़ते हैं। वो पेपर हवा में जैसे लहराते हुए नीचे गिरता है, उसे कहते हैं इनहेरेंट इंस्टेबिलिटी। अभी इमेजिन कीजिए कि आप उस कागज के टुकड़े के पायलट हैं। आप उस पर सवार हैं। आपको पेपर के डायरेक्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा और इसको हवा में बैलेंस करके रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से राइट ब्रदर्स ने प्रॉब्लम को पिक्चराइज किया था। ये सरप्राइजिंग नहीं था कि उन्होंने बैलेंस और कंट्रोल को सबसे बड़ा प्रॉब्लम माना था, क्योंकि वो साइकिल बनाते थे। एक एयरप्लेन को उड़ाना एक साइकिल चलाने के जैसा ही है। जब आप पहली बार किसी साइकिल को चलाएंगे तो वो बहुत परेशानियों से भरा हो सकता है। आपको बैलेंस और कंट्रोल सीखना पड़ेगा ताकि आप गिर न जाए। साइकिल बनाने के लिए आपको इनहेरेंट इंस्टेबिलिटी के साथ डील करना पड़ेगा। एक स्मूथ चलने वाला साइकिल बनाने के लिए आपके पास बेहतरीन डिजाइन और स्किल होनी जरूरी है। राइट ब्रदर्स ने बहुत बार माइंड वॉर्पिंग की है। उन्होंने चीजों को इमेजिन, विजुअलाइज और कैलकुलेट किया। एयरप्लेन बनाना साइकिल बनाने से थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पायलट की लाइफ बहुत जोखिम में होती है। एयरप्लेन उड़ाने से पहले उन्हें श्योर होना पड़ता है कि मशीन चलाने में सेफ है या नहीं। विल्बर और ऑरविल ने 1900 यानी कि 90s में पहला अटेम्प्ट किया था। किटी हॉक में बे ग्लाइडर को उड़ाने में असफल हुए, लेकिन वो हैप्पी और ऑप्टिमिस्टिक थे, यानी कि आशावादी थे, क्योंकि वो सभी पॉसिबिलिटीज को ट्राई कर चुके थे। वे उनके बनाए हुए सभी थ्योरीज को टेस्ट कर चुके थे। उनमें से कोई भी सही तरीके से काम नहीं करी और वो जानते थे कि उन्हें मशीन को और ज्यादा इम्प्रूव करना होगा। इसीलिए राइट ब्रदर्स ने और ज्यादा दिमाग लगाया और ज्यादा माइंड वॉर्पिंग की। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छठे प्रिंसिपल की, रिलेंटलेस प्रेपरेशन, द प्रिंसिपल ऑफ फॉरएवर लर्निंग। यानी कि रिलेंटलेस प्रिपरेशन का मतलब होता है सीखने से प्यार
और ये तब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी पसंद की कोई किताब पढ़ता है या अपने पसंद के किसी सब्जेक्ट को स्टडी करता है। कोई एग्जाम नहीं है लेकिन आप फिर भी पढ़ रहे हैं क्योंकि आप सीखना चाहते हैं। इससे आप नई चीजों के बारे में जानेंगे। जब आपको आंसर की जरूरत होगी तब ये अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगी, क्योंकि आपने पहले से कई आइडियाज सीखे हुए थे और आप किसी भी समस्या को हल करने के लिए बच्चों को क्रिटिकल थिंकर्स बनने के लिए उत्साहित करते थे। बच्चे कौन सी किताब पढ़ेंगे उस चीज को वो डिसाइड नहीं करते थे। तो इस फ्रीडम ऑफ नॉलेज ने राइट ब्रदर्स को सफल होने में मदद की। और इसी के साथ आखिरी और 7वां प्रिंसिपल है मेजर ट्वाइस, यानी द प्रिंसिपल ऑफ मेथोडिकल मेटिक्यूलसनेस। मेथोडिकल और मेटिक्यूलस बनिए, इस तरह 2 बार यानी कि मेजर करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कुछ बदलने से पहले आपको सभी डिटेल्स को स्टडी करना पड़ेगा और एक मेथड सोचना पड़ेगा। इसी तरह आप कोई मिस्टेक या डैमेज होने से रोक सकते हैं। राइट ब्रदर्स की सबसे पॉपुलर फोटो थी उनकी पहले फ्लाइट की फोटो। ये लिया गया था 17 दिसंबर 1903 को किल डेविल्स हील्स पर। कुछ लोग कहते हैं कि उनके परफेक्ट फोटो लेना बस उनका लक था, लेकिन लेखक मार्क एपलर सोचते हैं कि उस ऐतिहासिक फोटो के पीछे मेथड और मेटिक्यूलसनेस है। तस्वीर दिखाती है विल्बर राइट एयरप्लेन की पायलट है। ऑरविल एयर ट्रिप पर दौड़ रहे हैं जब विल्बर ने प्लेन के साथ लिफ्ट ऑफ किया। रिसर्चर कहते हैं कि प्रोपेलर को ब्लर होना चाहिए क्योंकि वो बहुत तेजी से घूम रहे थे, लेकिन उन्होंने बाद में जाना कि कैमरा स्टॉप सेटिंग पर था ताकि घूमता हुआ प्रोपेलर साफ दिखे। यह चीज ऑरविल का मेटिक्यूलसनेस को प्रूव करता है, साबित करता है। जो भी इस फोटो को देखता है वो कैप्टिवेट हो जाता है। उस तस्वीर के सामने खड़े होने पर लगता है कि आप खुद वहीं खड़े हैं। ये खुद वहां खड़े होकर के पहली बार इंसान को उड़ते देखने के जैसा ही है। ये जानना इंटरेस्टिंग है कि ये उस मोमेंट का एकमात्र फोटो है। वह कैमरे के पीछे खड़े होकर के खींचा गया पहला और आखिरी फोटो था। जॉन डैनियल्स एक सर्फमैन थे। उन्होंने अपनी लाइफ में इससे पहले कभी भी कैमरे को टच नहीं किया था, फिर भी उन्होंने इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट फोटो खींचा। क्या ये लक था, किस्मत थी? वह सुंदर फोटो और पहला सक्सेसफुल उड़ान का सफल होना कोई एक्सीडेंट नहीं था। राइट ब्रदर्स ने उनके उस अटेम्प्ट पर सफल होने के लिए मेथड और मेटिक्यूलसनेस का इस्तेमाल किया था। 17 दिसंबर 1903 यानी कि 1903 की उस सुबह किल डेविल्स हिल्स में ऑरविल ने राइट फ्लायर को रनवे पर पार्क किया था। फिर उन्होंने एनीमोमीटर लिया हवा की रफ्तार को चेक करने के लिए। वो पहले ही जानते थे कि प्रोपेलर और मोटर कितना पावर रिलीज करेगा। इस तरीके से
ऑरविल ने हिसाब लगाया कि विल्बर कहाँ लिफ्ट ऑफ करेंगे। वो लकड़ी से बना हुआ कैमरे के ट्राइपॉड को उस जगह पर रखते हैं। ये राइट फ्लायर के दाहिने तरफ था। ऑरविल ने पहले से कैमरे का फोकस और एक्सपोजर को सेट करके रखा था। जब जॉन डैनियल हेल्प करने के लिए आए तब ऑरविल ने उनको बता दिया कि कहां पर शटर दबाना है। डैनियल्स को फोटो खींचना था जब फ्लायर जमीन से 2 फीट ऊपर हो। फिर उन्हें प्लेट को कैमरा अंदर डालना था। इस चीज को उन्होंने किया था ऑरविल के बताए गए मेथोडिकल और मेटिकुलसनेस इंस्ट्रक्शन की मदद से। इस तरह उस इम्पोर्टेंट दिन पर पहली बार इंसान ने उड़ान भरी। वो इंसान थे विल्बर राइट। ये लक नहीं था, ये किस्मत नहीं थी। राइट ब्रदर्स ने हिसाब लगाया कि कैसे एक सटीक फोटो लिया जाए। उनके सफल होने से पहले वो बहुत बार अटेम्प्ट कर चुके थे। उन्होंने चीजों को 2-3 बल्कि बहुत बार जांचा। दूसरे भी अपने अपने एयरप्लेन को उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सिर्फ राइट ब्रदर्स ही थे जो सक्सेसफुल हुए। अब आगे बात करते हैं फोर्स मल्टीप्लिकेशन यानी कि द प्रिंसिपल ऑफ टीम इक्विटी। इंडिविजुअली विल्बर और ऑरविल दोनों ही टैलेंटेड थे, लेकिन दोनों भाई ने एक साथ काम करके वो चीज कर डाली जिसे अकेले अचीव करना मुश्किल था। इसे कहते हैं फोर्स मल्टीप्लिकेशन। अगर आप क्रिएटिव लोगों को एक टीम में रखते हैं और वो सब अपना योगदान देते हैं तो वो सब एक साथ ऐसा कुछ बना लेंगे जिसकी वो अकेले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। दूसरे शब्दों में, एक साथ काम करना अलग अलग काम करने से बेहतर होता है। इसे कहते हैं फोर्स मल्टीप्लिकेशन। ये है टीम इक्विटी। जैसा बिशप मिल्टन ने कहा था, दोनों में से कोई भी भाई श्रेष्ठ नहीं है। उनमें से कोई भी दूसरे को नेग्लेक्ट करके सम्मान एक्सेप्ट नहीं कर सकता। विल्बर या ऑरविल कोई भी अकेले सक्सेसफुल नहीं हो सकते थे। राइट ब्रदर्स में टीम इक्विटी या टीम वर्क की सभी 5 क्वालिटीज थी। वो थी ट्रस्ट, एफर्ट, नॉलेज, प्रॉफिट और ऑनर। विल्बर और ऑरविल एक दूसरे पर विश्वास करते थे और वो जानते थे उनमें से कोई भी इस काम को अच्छी तरीके से जारी रख सकता है। जब बात पैसों पर आती थी तब भी उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। विल्बर और ऑरविल एक जॉइंट बैंक अकाउंट को शेयर करते थे। इसका इस्तेमाल उन्होंने अपने पूरे करियर में किया। वे अपनी सारी कमाई और सेविंग उस अकाउंट में जमा कर देते थे। विल्बर और ऑरविल एक ही तरीके से चेक साइन करते थे। वे लाइन के ऊपर बस राइट ब्रदर्स लिखते थे। वे बस उसके साथ नीचे अपने नाम के इनिशियल को लिख देते थे, जैसे कि O.W या W.W। एक के पैसे निकालने पर दूसरा कभी भी उसका कारण नहीं पूछता था। 1912 यानी कि 1912 में विल्बर के गुजर जाने तक ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। 1908 में विल्बर ने फ्रांस में एक कंपटीशन में भाग लिया। ये कूप दे मिशेल ट्रॉफी के लिए था, जिसे दिया जाता था इंसान को लेकर के सबसे लंबी उड़ान भरने वाले एयरप्लेन को। विजेता को 20,000 फ्रांक मिलता था। विल्बर ने अपने फ्लायर का अच्छे तरीके से प्रदर्शन किया। वह 2 घंटा और 18 मिनट तक उड़ान भरता रहा, जो रनर अप से 3 गुना ज्यादा था। विल्बर को अल्टीमेट चैंपियन के रूप में घोषित किया गया। वहाँ उस कंपटीशन के बाद एक डिनर था। ऑरविल और कैथरीन भी वहाँ पर मौजूद थे। विल्बर को सपोर्ट करने के लिए उन सब ने स्टेज पर एक साथ कैश प्राइज और ट्रॉफी ली। विल्बर ने एक स्पीच भी दी। उसके बाद होस्ट ने उनको 20,000 फ्रांक दिया। बिना किसी हेजिटेशन के विल्बर ने उस प्राइज मनी को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा उन्होंने अपने भाई ऑरविल को दिया। ऑरविल ने उसे लेकर के अपने पॉकेट में रख लिया। इस जेस्चर के द्वारा विल्बर ने दुनिया को बोला कि वो और उनके भाई दोनों ही इसे समान रूप से डिजर्व करते हैं। ट्रस्ट और प्रॉफिट के अलावा राइट ब्रदर्स नॉलेज को भी इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट करते थे। विल्बर जो कुछ भी जानते थे वह ऑरविल के साथ शेयर करते थे। ऑरविल भी वैसा ही करते थे। वे उन दोनों को एक ही समझते थे। विल्बर ने एक बार कहा था कि जो कुछ भी उन्होंने अचीव किया था वो उन दोनों का शेयर किया हुआ डिस्कशन और सजेशन का रिजल्ट है। सभी थ्योरी और आइडिया उन दोनों के बीच बाउंस करता था। उन दोनों ने अपनी नॉलेज को एक साथ मिलकर के बढ़ाया है। उन दोनों ने एक साथ एक टीम के रूप में नॉलेज को पावर बनाया है। तो राइट ब्रदर्स की इस कहानी के साथ कंक्लूजन की अब आती है बात। आपने राइट ब्रदर्स से 7 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले प्रिंसिपल को जाना। वे है फॉर्जिंग, टेकल द टायरेंट, फिडलिंग, माइंड वॉपिंग, रिलेंटलेस लर्निंग, मेजर ट्वाइस और फोर्स मल्टीप्लिकेशन। फॉर्जिंग का मतलब है कि एक आइडिया को लेकर के तब तक डिबेट करना जबकि वो स्ट्रांग ना बन जाए। टेकल द टायरेंट का मतलब है कि सबसे पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। माइंड वॉपिंग का मतलब है अलग नजरिए से देखना और सोचना। रिलेंटलेस लर्निंग का मतलब है कि नॉलेज के लिए प्यार। मेजर ट्वाइस का मतलब है मेथोडिकल और मेटिकुलसनेस बनना।
फोर्स मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि एक साथ काम करना अकेले काम करने से बेहतर होता है। अगर राइट ब्रदर्स के सफल होने के पीछे कोई और सीक्रेट इंग्रेडिएंट था तो वो था उनका पैशन, उनका धैर्य। वो जब छोटे थे तब से उड़ने के सपने देखते थे। जब से बिशप मिल्टन ने उन्हें वो टॉय एयरप्लेन दिया था तब से वे उसके बारे में एक्साइटेड थे। विल्बर और ऑरवेल बड़े हुए बुक लवर और क्रिटिकल थिंकर्स के तौर पर। राइट ब्रदर्स अपने साइकिल के बिजनेस से खुश रह सकते थे। सक्सेसफुल बनने के लिए उनमें मैकेनिकल, फाइनेंशियल और एंटरप्रेन्योरियल स्किल था, लेकिन वे कुछ और चाहते थे। बहुत बार फेल होने के बाद भी उन्होंने सपना देखना नहीं छोड़ा। वे उड़ने के लिए पैशनेट थे। वो रुके नहीं जब तक वो प्लेन उड़ाने में सफल नहीं हुए। राइट ब्रदर्स ने सीखा था अगर आप मशीन के आकार को 2 गुना करते हैं तो आपको इसके पावर को 8 गुना करना पड़ेगा इसे उड़ाने के लिए। वो विश्वास करते थे कि प्रपल्सन और पावर से बड़ा प्रॉब्लम है बैलेंस और कंट्रोल। इस तरीके से इन सभी प्रिंसिपल्स, उनके पैशन और प्रैक्टिस की मदद से विल्बर और ऑरवेल ने हवा से भारी किसी चीज को हवा में उड़ाकर दिखाया। ये सही मायने में अमेजिंग है कि कैसे एक मशीन 100 लोगों को लेकर के घंटों तक आसमान में उड़ती रहती है। हम राइट ब्रदर्स के आभारी हैं। हम उन इंजीनियर्स के आभारी हैं जो राइट ब्रदर्स की तरह काम करते हैं। ये समय है कि इन 7 प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले प्रिंसिपल्स को आप भी यूज करें। एक बार अगर आप ये करते हैं तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे और इसमें हमारी बहुत सारी गुड विशेस, शुभकामनाएं आपके साथ है हमेशा की तरह। तो इन्हीं सारी बातों के साथ ये समरी यहीं पर खत्म होती है। इस समरी के बारे में आपकी क्या राय है, आपको ये कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके शेयर कीजिए। आगे किस किताब के बारे में जानना चाहते हैं वो भी लिख भेजिए और अपना प्यार ढेर सारा भर भर के गूगल प्ले में रिव्यूज दे करके हमें भेज सकते हैं। तो मुलाकात होगी बहुत जल्दी ही एक और नई समरी के साथ, कुछ और कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।